अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। नाज़रीन, इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात छीनने और इलेक्शन कमीशन में बल्ले के निशान से महरूम होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किल आसान होती दिखाई नहीं दे रही। इंतखाबी मरहले के पहले फेज में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान मुल्क भर से PTI उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद किए जाने की खबरें आई। बानी चेयरमैन PTI हो या वाइस चेयरमैन PTI, पार्टी सदर परवेज इलाई हो या फिर सूबाई सदूर दरमियानी दर्जे की क़यादत हो या तहसील की सतह पर कागजात जमा करवाने वाला उम्मीदवार PTI स्क्रूटनी के अमल में अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन के आज जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियों के लिए कुल 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मजबूरी तौर पर मुस्तरद किए गए उम्मीदवारों की तादाद 3,240 बनती है। PTI का है कि इसके 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। एक बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI की अब सारी उम्मीदें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ समाअत करने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हैं, जिन्होंने आज से अपने काम का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान अबूरी तौर पर मिलने पर खुश होने वाली PTI के एक सर पर मजीद भी तलवार लटकती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने PTI को बल्ले का निशान जारी किए जाने के अदालती अहकामात के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी की अपील दायर की थी, जिसको कल यानी 2 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। PTI कैंप से अब बल्ला दोबारा छीनने की सूरत में एक प्लान B की आवाजें भी उठ रही हैं और पार्टी चेयरमैन गौर खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर बल्ला ना भी मिला तो PTI किसी और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन और बॉयकॉट नहीं करेगी। साथ ही पार्टी चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई पर यह वजाहत दे रहे हैं और अदलिया से ये अपील भी कर रहे हैं। खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। कई महाजों पर कानूनी जंग लड़ने वाली PTI की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है, जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना किए जाने पर उसकी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत 30 जनवरी को होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगी। दिलचस्प बात यह है कि 22 दिसंबर को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के अहकामात जारी करने वाले जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस नए 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट कल यानी 2 जनवरी को ही एक और अहम तरीन आईनी इशू पर समाअत करने जा रही है, जो आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत होने वाली ताहयात नाअहली से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस आइनी नुक्ते की तशरीह करनी है कि इंतखाबी उम्मीदवारों पर 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली के अदालती फैसले का इतलाक होगा या इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार दिया था। इस साल PDM हुकूमत ने पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम मंजूर करके ज्यादा से ज्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी थी। इस कानून तनाजुर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया की जानिब से इंतखाबी हलकों में जाकर सर्वेस करने और उनके नताइज जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। अदालतों और इलेक्शन कमीशन के फैसलों से हटकर पंजाब के इंतखाबी मार्के की अगर बात की जाए तो नून लीग उम्मीदवारों को नाअहल करार दिए जाने के बाद अब बराह रास्त पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी को ललकार रही है और उनको कुछ इस अंदाज में चैलेंज दे रही है। मुश्किल वक्त था, पीपल्स पार्टी को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। आज किस मुंह से, आज इनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है, इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया। लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का किला था और आज भी मियां नवाज शरीफ का किला है। पंजाब के बाद अगर सिंध का रुख किया जाए तो वहां भी कराची में नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला बदस्तूर लटका हुआ है। कराची के हल्के NA 242 से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और नून लीग MQM से मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि वो इस नशिस्त पर अपने उम्मीदवार और साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब को सीट एडजस्टमेंट फॉर्मूले के तहत दस्तबरदार करवाए। ताहम MQM अब तक नून लीग के इस मुतालबे को पूरा करने पर राजी नहीं है और अब इतलात ये आ रही हैं
कि अब MQM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त पर मुस्तफा कमाल साहब को बतौर इंतखाबी उम्मीदवार रखने के बदले नून लीग को कराची की दीगर 3 नशिस्तें ऑफर कर दी हैं। MQM अपने हल्के क्यों नहीं छोड़ना चाहती, इसकी वजाहत खुद मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ इस तरह की। फॉर्मूला तो ये है कि जहां पर जिसका असर और रसूख ज्यादा है ट्रेडिशनली, वहां पर वो पार्टी लीड करे, इलेक्शन लड़े और दूसरी पार्टियां उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे। ये एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला है। अभी कंक्लूजन कुछ भी नहीं है और अभी ये तमाम गुफ्तगू जारी, दोनों तरफ से जो है वो बातें की जा रही हैं और पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी कहीं हम इसकी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस है कि बल्ले के निशान दोबारा छीनने की सूरत में PTI का प्लान बी क्या है। क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए PTI का इंतखाबी मैदान में कम बैक हो सकता है? पंजाब में नून लीग की तरफ से ललकारे जाने के बाद पीपल्स पार्टी अब कहां खड़ी है? MQM NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रही? और नाज़रीन, मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है जिसमें नजर आ रहा है एक तरफ के एक मास रिजेक्शन का सिलसिला दिखाई दिया ओवर द वीकेंड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी थे, बहरहाल उनमें से काफ़ी ने तो अपील भी दायर कर दी है, लेकिन क्या अब उस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है? एक तरफ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबा है वो भी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर नून लीग बाकायदा तौर पे कह रही है कि लाहौर जो है वो नवाज शरीफ साहब का कल भी किला था और आज भी किला है, और ताकत जो कहा जा रहा है कि अवाम की ताकत जो है वो नवाज शरीफ साहब है। ऐसे में दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो किधर स्टैंड करती हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर खान झगड़ा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब, आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ से शुरू करूं, क्योंकि 2 रोज कबल जो इन्होंने जो स्क्रूटनी के आखिरी दिन फेस किया, और जिस तरह से झगड़ा साहब आपकी जमात के जो उम्मीदवार थे बशमूल आपके भी जो कागजात नामजदगी इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद हुए और वो भी आखिरी दिन, ये सब कुछ आपके लिए झगड़ा साहब सरप्राइज था या इसकी आप तवक्को कर रहे थे? नहीं जी, इसकी तवक्को है। ये बड़ा क्लियर है कि काकड़ साहब और उनकी सारी गवर्नमेंट जो है वो कोई हजारों मील से करीब भी नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। कोई 400 प्लस हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए, जिसमें अगर आप बाकी बड़ी पार्टियों से मुआजना कराएं तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN के 20, 40 और 25 लोगों के रिजेक्ट हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि इन 400 में जो हमारी तकरीबन जो टॉप लीडरशिप है उसकी 90%, यानी जो टॉप 200 लीडर्स हैं उसमें से 180 के करीब तकरीबन उन सब के रिजेक्ट हुए होंगे। और किस बात पे रिजेक्ट हुए, मैं आपको अपनी कहानी सुना दूं। 3 हलकों पे अप्लाई किया था, तीनों पे जब स्क्रूटनी हुई तो ROs ने कहा कि आपके कागजात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आखिरी दिन को हम फाइनल फैसला सुनाते हैं, जो कि कानून के मुताबिक नहीं है और रिवाज के मुताबिक भी नहीं है। ये चौधरी मंजूर साहब कंफर्म कर देंगे। उससे पहले भी हर रोज फिर पूछते गए। एक दिन पहले मजे से एक RO ने कहा कि कोई आपने 30-35 हजार 2014 के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जमा कराने। मैं हैरान हो गया, 2014 के कैसे जमा कराने, 2018 में तो मैं इलेक्शन लड़ा हूं। फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो आपने जमा किया था, लेकिन कोई ऑडिट पैरा निकला है। ऑडिट पैरा कब निकला है? वो भी 2014 में निकला है। तो इलेक्शन मैंने कैसे लड़ा? मेरी टीम ने वो पैसे दे दिए, जमा करा दिए, उस वक्त टाइम था। वो जमा कराने के बाद वही रकम 2015 में दोबारा निकल आई। तो ये बड़ा क्लियर है कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जिनको डिस्क्वालीफाई करना है करा दे। मेरे ख्याल में ये 99% अदालतों में रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस का सिर्फ मजाक नहीं बना रही, पाकिस्तान का पूरे दुनिया में मजाक बना। राइट। और चौधरी साहब, आप सुन रहे थे झगड़ा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि स्क्रूटनी के एंटायर इस प्रोसेस में अमल में उनको बताया गया कि उनके कागजात पे कोई एतराज नहीं, और आखिरी रोज जो है वो इस किस्म का एतराज उठाया गया 2014 में जो इनकम टैक्स को लेकर। तो चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कितनी तशवीश है? जो कुछ PTI के उम्मीदवारों के साथ नजर आया, आपकी जमात की, आपकी खुद की एक स्टेटेड पोजीशन रही है, आप कहते रहे कि आम इंतखाबात शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे, और ये जो इलेक्शन का पूरा जो अमल है ये पहले ही इस हद तक मुतनाज़ हो गया है। तो पीपल्स पार्टी को अभी भी इस हवाले से वही सेम पोजीशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर खदशात मौजूद है और वो दुरुस्त बहरहाल साबित हो रहे हैं, या पीपल्स पार्टी को गर्ज सिर्फ अपनी जमात की हद तक था? चौधरी साहब,
नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात की बात नहीं कर रही, पूरे प्रोसेस की बात कर रही। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस अगर नहीं होते तो फिर ये क्या होगा। मैंने तो यहाँ पे कहा कि एक जमात को डीसी जो हमारे हैं वो डीआरओ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और उनके प्रेमिसेस के अंदर एक जमात को टेंट लगाकर दिए गए और वो वहां पे इकट्ठे हुए, यानी डीआरओ के प्रेमिसेस के अंदर, और वहां से वो फिर डीआरओ के साथ वाले कमरे में हमने भी जमा कराए और उन्होंने भी जमा कराए। ये तो प्रोसेस हो रहा है। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल चाहती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 इलेक्शंस पहले थे जो कंट्रोवर्शियल हुए, लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं है? अगर वो मौजूद है तो वो डीआरओ क्यों नहीं बनता? असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद नहीं है, वो एआरओ क्यों नहीं बनते? और फिर नीचे इंतजामिया पूरी वो उनके मतहत आ जाएगी, दुनिया भर में जैसे होता है। अब क्यों कभी अदलिया पे कभी इंतजामिया पे क्यों जिम्मेदारी डालते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन का जो काम है इलेक्शन करवाना, और 5 साल बाद एक इलेक्शन ही तो करवाने होते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते तो फिर क्या फायदा उसका सारे प्रोसेस का। और सारा प्रोसेस बहुत ही बुरे तरीके से सारा इलेक्शन जो है वो एक्सपोज होता है। और चौधरी साहब, आपको याद होगा जो पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त लेकर गई थी यही अपॉइंटमेंट्स के हवाले से डीआरओज की, और जो डीसी से मुतालिक जो जिनको तैनात किया गया था बतौर डीआरओज, आरओज और एआरओज, आपने भी एक पोजीशन अडॉप्ट की हुई थी कि आपने कहा था कि डीसीज जो हैं वो नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। ये बात बहरहाल दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दी। अब आपके ख्याल में जो आला अदलिया है आपके नजदीक, क्या वो ये ट्रिब्यूनल्स के थ्रू इनकी जो अहलियत है उम्मीदवारों की इसको बहाल करने का बोझ उठा सकेगी, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है या प्लेइंग फील्ड है इसको इवन करने में या लेवल करने का बेड़ा उठा सकेगी? देखिए ना, ये जवाब तो वो अदलिया ही दे सकती है कि वो बोझ उठा सकती कि नहीं। पर चौधरी साहब, पूरी इस वक्त कौम अदालतों की तरफ देख रही है। नहीं, तारीख में तो ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ कि ये कभी बोझ उठाया, लेकिन फायज ईसा साहब ने कुछ चीजें ऐसी की जिससे लगता था या अब भी लगता है कि वो चीजें जो हैं वो ठीक होंगी और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो भी अपीलें जा रही हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी झगड़ा साहब ने कहा, मुझे कहा गया कि आप पे जी ये 20,000 का कोई प्रोफेशनल टैक्स है। अच्छा जी, ये कब का है? 2015 का है। तो मैंने उनको कहा, मैंने पे तो कर दिया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, ये टैक्स उस वक्त क्यों नहीं निकला? अब पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं और कैसे कैसे टैक्स निकल के आ रहे हैं। मुझे तो, मेरी तो समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। राइट जगरा साहब, आपने चौधरी साहब की भी बात सुनी। इलेक्शंस जो है वो वक्त से पहले ही मुतनाज़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब आपको क्या उम्मीद है जगरा साहब, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपको लगता है कि इलेक्शन में आने का रास्ता आपको मिल जाएगा, या फिर उधर भी आप समझ रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं, देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तो मुझे बहुत उम्मीद है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं, और फिलहाल आप देख लें कि चौधरी साहब तो नहीं, और इनकी पार्टी में एक्चुअली बहुत से लोग मुनासिब बात कर रहे हैं, लेकिन जो तकरीबन बाकी सारी पार्टीज हैं जहां पे अदालतें 10-20% भी काम करती हैं तो एक जज को भी नहीं छोड़ती, उन पे डायरेक्ट अटैक्स करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो सारे जजेस हैं सारे ऑनरेबल हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है सिर्फ इंसाफ पूरा करने की, और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये भी वही करेंगे। लेकिन इससे वैसे एक सवाल जरूर उठता है कि अगर ये आरओज ये प्रेशर नहीं उठा सके, कि हमें एक दिन पहले तक इन्होंने कहा कि हमारे कागजात ठीक है, और वो अपनी तनख्वाह की डर करते हुए अगले दिन इसी पैटर्न के मुताबिक जिस के इन्होंने रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट किए, तो ये इलेक्शन के दिन क्या करेंगे? सवाल एक ये बनता है, और दूसरा सवाल ये बनता है कि जो आपने कहा कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने कहा कि लाहौर उनका गढ़ है। देखिए, मसला ये है
कि अगर लाहौर उनका गढ़ होता तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मुनीब फारूक का शो हुआ PMLN के एक हल्के में, मेरे ख्याल में N127 परवेज मलिक साहब का जो हल्का होता था, और उसमें जो रिजल्ट आया उसके एक दिन बाद पेमरा ने इलेक्शन सर्विस टीवी पे बैन कर दिए। तो क्या इलेक्शन को भी वो रिजल्ट बैन हो जाएगा इलेक्शन के दिन जो कि एडवर्स रिजल्ट आएगा, या वो टीवी चला सकी? लेकिन ये मेरा दूसरा सवाल। लेकिन उससे पहले जो चौधरी साहब कह रहे थे कि जिस हद तक मुतनाज़ कर दिया गया है, चौधरी साहब ऐसे इलेक्शंस जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई पीछे बाकी नहीं रह जाती, इसको कौन मानेगा? यही बात मैं कह रहा हूं कि आप किसी को जबरदस्ती बेशक 2/3 मेजोरिटी से लाकर बैठा दें तो वो कौन मानेगा? उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? उसको मानेगा कौन? इसका मतलब ये होगा कि आप इस इलेक्शन के अंदर एक केओस का बीज बो रहे हैं, एक यहाँ पे एक ऐसा मुल्क के अंदर जो फिर इलेक्शन के फौरी बाद एक तनावर दरख्त बन जाएगा, और उसको फिर जो कुछ होगा उसका नतीजा वो एक तबाही है, बर्बादी है, जो पहले ही प्रोसेस फेयर है। सो हम ये कह रहे हैं कि आप ये ना करें हमारे साथ। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। कभी IGI बना दी जाती है, कभी 2/3 अक्सरियत, कभी मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवा के और फिर उसकी आड़ में पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मोहतरमा की गवर्नमेंट हटा दी जाती है, और कभी कुछ और कभी कुछ। हम ये कहते हैं कि ये ना करें, हम जीते हैं, हमें जीतने दें, कोई और जीतता है तो कोई और जीतने दें। लेकिन ये दोनों जमातों ने पिछली जिस कैफियत में नून लीग को रखा गया, और हमारे साथ तो बहुत 2013 और 2018 के इलेक्शन में हमारे को 200 से ज्यादा लोग पंजाब के अंदर से जो इलेक्शन लड़ने वाले थे उनको उठा कर कभी किसी जमात में, कभी किसी जमात। ये सारा प्रोसेस जो हम कह रहे हैं ये न कल दुरुस्त था, न 13 में दुरुस्त था, न 18 में दुरुस्त था, न आज दुरुस्त है, न 88 में दुरुस्त है। तो चौधरी साहब इस बार भी 2024 में भी क्या सियासी जमातें बतौर प्रोटेस्ट अब इलेक्शंस में जाएंगी? देखिए, इलेक्शन तो वो अभी मैं उस दिन PTI का पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर मैं बल्ले का निशान नहीं भी बिला तो दूसरा इंतखाबी निशान। जी, क्योंकि हमने हमारा जो एक्सपीरियंस था उस पर मेरा तो बिल्कुल एक पूरी अलग से एक डिस्कशन है। 85 वाला जो इलेक्शन था गैर जमाती, और उसमें ज़ियाउल के साथ मिलकर मुस्तफा जतोई वगैरह ने ये बाइकआउट करवाया था, और बीबी वहां से लंदन से कोशिश कर रही थी, और जब ये अनाउंस हो गया उसके बाद मुस्तफा जतोई साहब उनके रास्ते में आए, और मोहतरमा तो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। 79 का इलेक्शन जो लोकल बॉडी का था भुट्टो साहब की फौरी शहादत के बाद करवाया गया, और उसमें बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को कोयटा में एक अजलास था, अजलास फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा इज्जत में थी, उनको वहां पे ले जाया गया और कमरे में पर्दा करके दूसरी तरफ वो बैठी, और उन्होंने बताया कि मुझे भुट्टो साहब ने कहा था कि आपने किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और हमने अवाम दोस्त के नाम पर हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारा इलेक्शन जीत ली, और फिर उन लोगों को नायल करके और फिर इस किस्म की सूरत हाल से दो चार करके और सारे रिजल्ट तब्दील किए गए, कराची से लेकर लाहौर, पिंडी, सारी जगहों पर ये किया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे तबाही और बर्बादी के सवाल तस्वीर मिले। राइट चौधरी मंजूर साहब, आप और झगड़ा साहब गुफ्तगू का सिलसिला आप दोनों के साथ जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन नाज़रीन हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तो बल्ले का निशान उनसे छिन जाता है तो ऐसी सूरत में प्लान बी उनके पास क्या मौजूद है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी झगड़ा साहब, आज जो आपके पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और जो चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने ये बयान दिया कि PTI को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर वो किसी और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है, इससे क्या मतलब अखज़ किया जाए झगड़ा साहब? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने की खातिर बल्ले का निशान छोड़ने पर भी अग्रीड है, रजामंद हो गई है, जबकि अब तक तो सारी लड़ाई बहरहाल आप लोग की बल्ले के निशान ही पर नजर आई है? असल में लगता यह है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि चाहती है कि PTI की उम्मीदवार बॉयकॉट करे, यानी कि PTI का कंप्लीट बॉयकॉट हो, क्योंकि उसके अलावा ये जो भी करे
8 फरवरी को पीटीआई के वोट बैंक के कंट्रोल करने का ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना पंजाब में, और ना कराची में, और ना बाकी पाकिस्तान में कोई हल होगा। अब इसमें लगता है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फरीक बन गई है और उसने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया, और वो भी अबूरी हुक्मनामा, अबूरी हुक्मनामा चैलेंज किया। जब इलेक्शन कमीशन का काम तो एज एन एडजुडिकेटर है, एक पार्टी या दूसरे पार्टी का साइड लेने का नहीं है, तो ये हर रोज सवालात नहीं उठा रहा, संगीन सवालात उठा रहा है। तो आई डोंट नो कि हम क्यों तारीख से कुछ नहीं सीखते। राइट, बट झगड़ा साहब, जो सवाल था बल्ले का निशान के हवाले से और एक ऑल्टरनेटिव की जो बात गौर साहब कर रहे हैं, सो अब स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है? बल्ले का निशान नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत में भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है? बल्ले का निशान अगर नहीं होगा तो किसी और पार्टी के साथ अलायंस भी हो सकती है, और अगर वो नहीं हुआ और हर बंदे ने इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा तो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, क्योंकि एक सोशल मीडिया का मैसेज चाहिए जिसमें अवाम को पता हो कि हर सीट पे इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। फिर साफ बात करें तो ये करते जाए, दो तीन कैंडिडेट्स करा देंगे कि ये लोग इमरान खान के असली कैंडिडेट्स हैं, या इलेक्शन के बाद इनको पोस्ट पोल रिगिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, बात तो आप कथा कलामी की माफी, और फिर मैं चौधरी साहब की तरफ भी जाऊंगी। बट झगड़ा साहब, आपने कहा अलायंस की तरफ देखा जा सकता है, किसकी तरफ देख रहे हैं अलायंस के लिए? आप किन जमातों की तरफ देख रहे हैं? जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से वो ऑलरेडी कह चुके हैं अलायंस तो नहीं होगी, नून लीग की तरफ आप देख नहीं सकते हैं, मौलाना साहब की जमात की तरफ आप देख नहीं सकते, तो अलायंस किससे होगी? नो कमेंट, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि बड़े पार्टी से शायद ना हो। बड़े पार्टी से ना हो क्योंकि बड़े पार्टी से नहीं हो सकती, उनकी तमाम सीट्स पे कैंडिडेट्स होते हैं। सो एएनपी की तरफ देखा जा सकता है? नहीं, एएनपी बहुत छोटी और इनसिग्निफिकेंट पार्टी है, वो मतलब कोई उसकी कोई जो है वो तुक नहीं बनती। राइट, मैं चौधरी साहब, ये जो आप गुफ्तगू सुन रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, ऑल्दो के और झगड़ा साहब तो, मंजूर साहब तो और उनकी जमात तो 12 लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक अब सिर्फ अपनी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रही थी, आपकी जमात के लिए भी वो उसी तरह से आवाज बुलंद कर रही थी और सबके लिए वो कहते थे यकसा मौके जो है वो फराम किए जाए। चौधरी साहब, अभी भी इसी बात पर कायम है आपकी जमात के तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत भी कोई इत्तेहाद नहीं हो सकेगा? नहीं, देखिए, इलेक्शन से पहले की तो बात कह रहे हैं, चूंकि ये बात झगड़ा साहब ने मुनासिब की कि हर जगह पे कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए ये इम्कान तो नहीं है। लेकिन मैं दो बातें जरूर कहना चाहता हूँ। एक, ये 70 के इलेक्शन की बार बार पीटीआई के दोस्त बात कर रहे हैं, वहां पे मुज़ाकरात हुए और उसमें तय हो गया कि 31 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होंगे। अभी अमेरिका में कुछ आर्काइव्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, तो उसमें से जो 70 के उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स है वो 40 साल बाद आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि कैसे हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया था, क्योंकि हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे तब्दीली आएगी और उससे पहले हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाना था, और उसके लिए हमने फंडिंग की, इसको पीएनए की तहरीक और सारी चीजें। अब तो वो तश्तश बाम है, और जब वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसके बाद मार्शल लॉ क्यों लगे, ये एक अलग स्टोरी। इसी तरह से 70 का जो इलेक्शन है उस पर बार बार बात कर रहे हैं। हकीकत क्या है? डिजाइन था याया खान का, तो उधर मुजीब जीत जाएगा, इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत जाएगा, मैं दोनों की लड़ाई करवाऊंगा। एक साल किसने इक़्तिदार नहीं दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था फैसला, उसने देना था ना, जिसकी मेजॉरिटी थी उसको कहता। भुट्टो साहब अगर नहीं मानते तो ना मानते, उनकी मर्जी थी। कोई चीज मानना या ना मानना तो जमातों की मर्जी होती है ना, या सरबराहों की मर्जी होती है, जमातें फैसला करती। तो वो एक डिजाइन का हिस्सा था जिसमें ये सारा कुछ उसने किया याया खान ने। और अब भी मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होने चाहिए और सबके लिए एक जैसा मायार मुकर्रर होना चाहिए। राइट, बट चौधरी साहब, एक और चीज़ ये कि गुज़िश्ता रोज़ और जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नून लीग की जानिब से हो चुका है हफ्ते के रोज़ से, गुज़िश्ता रोज़ भी अता तारड़ साहब हों या उनके दीगर रहनुमा हों, साद रफ़ीक साहब हों, वो तो बार बार कह रहे हैं
कि लाहौर जो है वो नवाज शरीफ साहब का किला था और किला रहेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी आपकी जमात पर तनकीद करते हुए, आपकी जमात के चेयरमैन साहब पे तनकीद करते हुए कराची की तरक्याती कामों को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया। सो इस किस्म की बातें और ये कॉन्फिडेंस, चौधरी साहब आप जरूर इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस नून लीग, ऑल्दो के झगड़ा साहब ने वो सर्वेस का जिक्र किया था। पहली बात ये है कि लाहौर किसी के बाप की जागीर है। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लाहौर में बनी थी, तब तो ये सारे जो लोग हैं ये तो सियासी तौर पर पैदा भी नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लाहौर जीतती रही है और फिर एक प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या ये महज इत्तेफाक है 1977 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट ही बनने दी गई और दूसरे लोगों की गवर्नमेंट जबरदस्ती बनवाई गई है? क्या 88 में पीपल्स पार्टी नहीं जीत चुकी थी? वो 2-3 अक्सरियत जीत रही थी जब ये IJI बनाई गई और फिर इस किस्म के लोगों को मुसल्लत किया गया और मुसलसल मुसल्लत किया गया। अब रही बात सिंध की और पंजाब की बात करते हैं, इनका फ्लैगशिप क्या है यहाँ पे मंसूबा? ये मेट्रो ट्रेन जो अगर चले तो 1 अरब रुपया खसारा और ना चले तो 2 अरब रुपया खसारा। और उनका क्या है? उनका थर का है, जिससे आज 3260 मेगावाट बिजली जा रही है, सिंध को भी पैसे मिल रहे हैं और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी पैसे कमा रही है। सिंध गवर्नमेंट भी उससे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो पैसे कमाएगा। और इन्होंने क्या दिया लाहौर को? आप जरा लाहौर के अंदरून में तो जाकर देखें, जो मियां नवाज शरीफ का हल्का है उसमें जाकर देखें, बाकी जगहों पर जाकर तो देखें क्या तरक्की की है। हाँ, सिंध उजड़ गया है, लेकिन पाकिस्तान के सारे सूबों के लोग, कश्मीर से, KP से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, साउथ पंजाब से पढ़ने वहां पे जाती। सिंध उजड़ा हुआ है, इलाज करवाने मेरे शहर के लोग भी यहाँ पे गंबट में करवा कर आए हैं लीवर ट्रांसप्लांट, और यहाँ से दिल के मरीजों को 2-2, 3-3 साल का यहाँ से लाहौर में टाइम देते हैं ऑपरेशन के लिए। मैं वहाँ पे भेजता हूँ तो वहाँ पे मुफ्त और 10 दिन में वहाँ पे ऑपरेट हो जाता है। और ये यहाँ पे पता नहीं कौन सी तरक्की इनको नजर आ रही है। लेकिन चौधरी साहब ये भी तो हकीकत है, पंजाब जो है चूंकि एलिना 52% बजट पंजाब का लाहौर पे लगा है। आपने CPEC के जरिए 300 अरब लगाकर मेट्रो ट्रेन बना दी। आपने ML1 जो बननी थी वो 800 अरब से उस वक्त बननी थी, आपने उसमें से 300 अरब ये लल्ले से लल्ले कर दी। कोई अकल की बात है कि साहिवाल में लाकर आप कोयले का प्लांट लगा रहे हैं? ये तरक्की है। यहाँ पे जो सड़कें मेरे जिले में आप लेकर आए ना कैमरा, मैं आपको दिखाऊं सड़कों का क्या हाल है, सूरत हाल क्या है। ये तो थर से मुकाबला नहीं कर सकता मेरा जिले में 40 लाख की आबादी है। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इनकी तरक्की के राज खोल लेंगे। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक ज़रई कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक एग्रीकल्चर का इदारा नहीं है, एक IT का इदारा नहीं। पर चौधरी साहब पंजाब चूंकि है तो बहरहाल एक डिसाइडिंग फैक्टर, अब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी हकीकत है कि उस तरह से कोई कैंडिडेट्स नजर नहीं आ रहे। किस तरह से नून लीग का मुकाबला किया जाएगा? ये आप समझते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है, अभी एक इंजीनियर्ड जो मुआवजा है उसके तहत इन्होंने आना है और ये मुकाबले वाली कोई बात नहीं है? ये देखें, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं, अब ये अगर इतनी बड़े मजबूत है तो ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाते क्यों नहीं है? दूध का दूध और पानी का पानी। क्या खतरा है इनको? डरते क्यों है? अगर ये बहुत मजबूत है फिर तो डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और चौधरी साहब आप समझते हैं झगड़ा साहब ने जो बीच में भी बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि वो एक फरीक बन चुका है, पेशावर हाई कोर्ट के उस अबूरी हुक्मनामे का उन्होंने जिक्र किया जो कि चैलेंज कर दिया गया है, नज़रसानी की अपील दायर कर दी गई है जो कि कल मुकर्रर की गई है। सो आप भी समझते हैं, आपकी जमात भी समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहरहाल उसकी गैर जानिबदारी पे सवाल उठ चुका है? देखिए, हम अभी क्वेश्चंस उठा रहे हैं, हम अभी सवालात उठा रहे हैं पूरे प्रोसेस के ऊपर। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया, खुलकर ओपन होकर कह दिया कि ये पूरा प्रोसेस, हम तो अभी डिमांड कर रहे हैं ना, तो अभी इलेक्शन हुए नहीं है, हम कहते रहेंगे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया उसके बाद तो क्या हैसियत रह जाएगी इलेक्शन। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले तक तो जरदारी साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो बहरहाल अभी सवालात मजीद करवाएगा, साथ हम सवालात भी उठा रहे हैं कि ये चीजें हो रही।
राइट। जगरा साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो 3 जनवरी को बहरहाल समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आपको इन हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकती है, या प्लेइंग फील्ड आप तो कहते हैं हमारे पास प्लेइंग फील्ड ही नहीं है? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट भी है, और जहां पे कुछ फैसलों से इत्तेफाक नहीं भी होता, मेरे ख्याल में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे भी, और इंसाफ जो है वो तकाजा उसका होते हुए भी पूरा करे। देखिए, तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव रोल अदा किया है, इसके बावजूद कि इंडिविजुअल्स से क्या जो है वो माजी में इश्यूज रहे हैं या नहीं रहे, कोर्ट में जज का काम इंसाफ करना होता है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट तारीख में जाएगी कि उन्होंने कोशिश की कि इलेक्शंस प्रोटेक्ट हों, जो कि 400 दिन नहीं हुए, और इसी सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से का उसमें रोल था। अब तारीख उसको कैसे लिखती है या नहीं लिखती, दिस इज अप टू हिस्ट्री। लेकिन अभी एक और चांस है कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए, जिसके लिए वो बनी थी, आईन को और आईन में जो पाकिस्तान की जमहूरियत है उसको प्रोटेक्ट करने। पीटीआई के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, तैमूर झगड़ा के लिए नहीं, चौधरी मंजूर साहब के लिए भी नहीं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पर्सपेक्टिव्स सियासी तारीख पे फर्क हो सकते हैं, लेकिन जब इस आईन पे हम सब ने साइन किया है तो इसलिए किया है कि हम इसको हर वक्त मानेंगे। इसलिए नहीं किया कि जब हमारी मर्जी हो तो मानेंगे और जब हमारी मर्जी ना हो तो नहीं मानेंगे। यही तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इशू रहा है, और इसमें तारीख में सुप्रीम कोर्ट का एक रोल रहा है, चाहे वो जस्टिस मुनीर के टाइम में हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो के मर्डर ट्रायल के टाइम में हो, या मेरे ख्याल में जस्टिस अनवार थे जब जियाउल हक के मार्शल लॉ को उन्होंने जो है वो वैलिडेट किया, या जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ वैलिडेट हुआ, या जब इमरजेंसी प्लस वैलिडेट हुई। तो मुझे बता देना कौन सा वो सुप्रीम कोर्ट है जो आज तारीख में अच्छी निगाहों में देखा जाता। सो नेचुरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अगेन उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी है, और तमाम पूरी कौम जो है बशमूल सारी सियासी जमातें इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इनकाद के लिए, जहां पर एक तारीख मुकर्रर करने में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रोल प्ले किया है, एक जो सालसी का किरदार अदा किया था, और मशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर साहब के दरमियान मशावरत के बाद ही एक तारीख के नतीजे पर पहुंचा गया था। लेकिन उसके साथ साथ ही एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनकाद भी जरूरी बनाना है। पर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए नूर साहब, थैंक यू सो मच सर। आपका भी, जगरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान के हवाले से वाज़ेह बात बता दी है कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो फिर अलायंस की तरफ भी सोचा जा सकता है किसी सियासी जमात के साथ, और बड़ी सियासी जमात के साथ ये अलायंस की बात नहीं हो रही। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी, और साथ साथ ये भी कहा है कि इस वक्त एतमाद है आला अदलिया पे, और सुपीरियर जुडिशरी से ही तवक्को भी रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनकाद इस मुल्क में यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब कहते हैं कि जो वक्त से पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो गए हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि नून लीग जो कि ये बात कह रही है कि अगरचे उन्होंने अपनी एक विक्ट्री वो ऑल्दो के पहले से ही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ उन्होंने मशवरा ये भी दिया कि फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी जो है उसका इनकाद होने दें, अवाम को फैसला करने दें। और वही अवाम जिसके हवाले से नून लीग कह रही है कि उस अवाम की ताकत अगर नवाज शरीफ हैं तो अवाम ही को 8 फरवरी को डिसाइड करने देना चाहिए। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रही है। एक ब्रेक के बाद नाजी वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कराची में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस सिंध में ऑन द होल टफ टाइम देने के लिए सियासी इत्तेहाद अलायंसेस की बात और किस हद तक उसमें पेशरफ नजर आ रही है। नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात की जो नशिस्त थी उसमें इजाफा तो नजर आ रहा है, लेकिन उसमें ताहाल एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है।
ये मामला किस हद तक आगे बढ़ पाए हैं और अगले कितने राउंड्स मजीद दरकार हैं कि किसी हतमी नतीजे में बिलखुसूस कराची की जो सीट्स हैं उसको लेके पहुंचा जाए, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं आप MQM पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब भी आके मुलाकात की उन्होंने आप लोगों से और अपेरेंटली जो खबरों में नजर आता है वो यही है कि बड़े सक्सेसफुल राउंड्स तो हो रहे हैं इन मुज़ाकरात के, लेकिन डेडलॉक ताहाल बरकरार है। अब जो कौमी असम्बली की जो सीट है NA 242 उसमें क्या मामला है, अभी तक क्यों नहीं वो पेशरफ्त उसमें नजर आ रही है और आप लोग की तरफ से क्या निगोशिएट किया जा रहा है, जरा बताइएगा नाजरीन को। अलीना शिगरी, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जो हमारा मीडिया है और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम के टेलीविज़न के होस्ट्स हैं वो शायद थोड़ा ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, जो MQM और PMLN के दरमियान एक बड़े आला मकसद के लिए, वसीतर मफाहिमत के लिए एक कौमी एजेंडे की तश्कील पर हम काम कर रहे हैं ताकि हम उसमें लीड लें और उसके बाद बाकी जमातों को भी उस पर इत्तफाक राय के लिए दावत दें ताकि इलेक्शन से पहले कम से कम एक ऐसा कम से कम नुकाती कौमी एजेंडा वज़ा हो जाए जो आपने एक कतई कलामी की माफी, लेकिन आपने, और बड़ा आसान होता है वैसे मीडिया को तनकीद का निशाना बनाने का आप, लेकिन बहरहाल अब तक जो अखज़ किया जाता है और आपकी गुफ्तगू से भी डॉक्टर साहब कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई एक बहुत अहम कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही अनफॉर्चुनेटली। इतनी बड़ी पेशरफ्त हो गई कि मजबूत मरकज अब मजबूत पाकिस्तान की जमानत नहीं, 60 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे, सारे इख्तियारात इस्लामाबाद में थे, अब 5 इस्लामाबाद बन गए। उसके बाद 15 सालों से 18वीं तरमीम से 4 सूबे उनके दारुल खिलाफे और एक इस्लामाबाद। अब ये पांचों भी अवाम की तकदीर को, अवाम के मयार ज़िंदगी को बदलने में मुकम्मल नाकाम रहे। बदनाम सियासी अमल, जमहूरी अमल, बदनाम सियासी जमातें, बदनाम इस्टेब्लिशमेंट, यानी इन सब पर इल्ज़ाम आ गया है। लेकिन असल मसला तो है कि आइन में आर्टिकल 140A की तशरीह हो या उसी की वजाहत हो जाए। हमने आइनी तरमीम का पैकेज दिया, तरमीमी बिल दिया और कहा कि मजबूत जिले ही अब मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। पूरी दुनिया में चाइना ले ले आप, थाईलैंड ले लें, साउथ कोरिया ले लें, मलेशिया ले लें, फिलीपींस ले लें, बांग्लादेश ले लें, ये वो ममालिक हैं जो 80 तक हमसे पीछे थे, 80 की दहाई तक, और ये हमसे सब आगे चले गए। तो जादू मैजिक वॉन्ड कौन सी है? डॉक्टर साहब हमारा ही कसूर है ना, हमारा ही कसूर है इसमें। आप मुझे बताइए 242 पे मामला कहाँ फंस गया है? आप लोग नहीं विड्रॉ कर रहे मुस्तफा कमाल साहब को? 242 का तो कोई जिक्र ना शहबाज शरीफ ने किया हमारी मीटिंग में जब वो बहादुराबाद आए, ना जब हम लाहौर गए उनसे और मियाँ साहब से मिले तो वहाँ कोई जिक्र था। हाँ, नीचे अगर एक कमेटी हमने बिठा दी है जो जुज़वी तौर पर जायजा ले रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे की ताकत को, स्ट्रेंथ को और जो वोट बैंक रिवायती उसको मिलाकर कहीं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो उसका जायजा लिया जाए। लेकिन वो इतना सानवी, इतना फरोई, उसकी अहमियत इतनी कम है मजमूई तौर पर कि अगर उस पर हमारी जो कमेटियां बनी हुई उनके दरमियान इत्तफाक हो या इख्तलाफ रहे, लेकिन जो ब्रॉडर एजेंडा है उस पर PMLN और MQM आज तक और इंशाल्लाह इंतखाबात तक और इंतखाबात के बाद भी, चाहे हम अपोजिशन में जाएं, चाहे हुकूमत में जाकर हमें आवाम की खिदमत का मौका मिले, और हुकूमत में भी जाएंगे तो PMLN से उस वक्त भी यकीन दहानी लेंगे कि भाई जो आपने इंतखाबात से पहले ये मकामी खुद मुख्तारी के ऊपर जो हमारे बिल पर एग्री किया है इसको आप पास कराएंगे, मंजूर कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर जाके हम इख्तिदार में और वजारतों में शामिल होंगे, वरना इख्तिदार और वजारतों के लिए हमें कोई हुकूमत साजी के लिए हमें बातचीत नहीं करनी। हाँ, हुकूमत को सपोर्ट करना, वजीर आजम किसी को बनाना, किसी को स्पीकर बनाना, ये अलग बात है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी तो निगोशिएट तो बहरहाल किया जा रहा है, मुसलसल आप लोग के मुज़ाकरात के राउंड पे राउंड हो रहे हैं, वो मांग रहे क्या नून लीग आपसे? देखें, जब रिपोर्ट ये जो कमेटियां हैं हमें देंगी कि भाई वो ये मांग रहे, खालिद भाई ने तो ये कह दिया कि भाई हमने तो उन्हें इख्तियार दिया, अगर वो समझते हैं कि कहीं उनकी स्ट्रेंथ है ज्यादा तो हम उनको सपोर्ट कर दें, कहीं हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो हमें सपोर्ट कर दे। और किसी सीट पर हम दोनों का क्लेम है कि वो कहेंगे नहीं हमारी, वो हम कहें हम, तो इसमें कोई हमारी लड़ाई थोड़ी है। फिर आप भी इलेक्शन लड़े, हम भी इलेक्शन लड़ लेंगे, तो मतलब ये कोई इशू नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है कि कराची में तो बहरहाल आप लोग की ही स्ट्रेंथ है,
तो नून लीग से अब इस पे निगोशिएट क्या होगा? और ये इन खबरों में किस हद तक सदाकत है कि आप कह रहे हैं कि 242 की तो बात ही नहीं हुई, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने तो इस हल्के से अपने कागजात नामजदगी भी जमा कर रखे हैं। आप लोग उस सीट के एवज जो है वो 3 मजीद सीटें जो है वो ऑफर कर रहे हैं। आपको लगता है कि और ये मतलब आप इसको इंडोर्स करेंगे कि अगर ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने कब एमक्यूएम को ज्वाइन किया या पीएमएलएन को ज्वाइन किया और कोई ऐसी अंदर की खबर है तो जो ये बहरहाल आप अगर देख रहे नहीं है तो पिछले 3 रोज से जब से आप लोग के मुज़ाकरात के राउंड हुए तब से ये रिपोर्ट हो रही है ये खबरें। अच्छा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, आप ईमानदारी से पूछे, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कहीं हुई है, कोई किसी के बदले ऑफर करे, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान ये तय है कि शहबाज शरीफ हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, कोई भी कहीं से अगर इलेक्शन लड़ेगा तो ये थोड़ी कि हम एक दूसरे को रोकेंगे कि आप यहाँ से ना लड़ें, यहाँ से हम लड़ेंगे, या वो कहें कि हम वो लड़ेंगे और हम ना लड़े। तो मेरे ख्याल में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बहस से हम मीडिया को बाहर निकलना चाहते हैं, हम मीडिया की मदद करना चाहते हैं। मीडिया परेशान है, उलझा हुआ है हमारे मज़ाकरात को लेकर। तो मैं उनकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि खुदारा इससे निकलना है और बहुत सारी चीजों की तरफ देखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सवाल करने दीजिए। ये जो हल्के यानी 242 की जो ये नशिस्त है, इस पे ऑब्वियसली फारूक सत्तार साहब आप जी भी जानते हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने वर्किंग भी कर रखी है। आप चाहेंगे कि वैसे इस सीट से मुस्तफा कमाल साहब दस्तबरदार हो, नून लीग के कैंडिडेट जो है इससे आगे आए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात मेरी टेबल पे आई और खालिद भाई ने हमारे सामने ये बात रखी तो हम सब अपनी अपनी राय देंगे। अच्छा, जहां तक और आपकी राय क्या होगी? देखें, मेरी जाती राय को मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर पूरा मीडिया मुझ पर पिल पड़ेगा। नहीं, वैसे आप क्या राय रखते हैं डॉक्टर साहब कराची के हद तक अपने वोटर्स के लिए? आपने तो खुद कहा कि मुस्तफा कमाल भाई ने वहाँ मेहनत की है बहुत, शुरू से हमने उनका नाम वहां से, देखिए 4 सीटों का तो फैसला हमने पहले ही कर दिया था ना, NA 242 का, NA 245 का और इसी तरीके से 2 और सीटों का। तो मेरे ख्याल में फिर मेरी मुंह से और वो बात आप निकलवाएं कि कल सुबह ही सुबह मेरे दरवाजे पर सारा मीडिया खड़ा हो तो नहीं, मैं आपकी वैसे बहरहाल राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप जानते हैं डॉक्टर साहब के राय को, जो मेरी पार्टी की अमानत है, मैं पहले पार्टी के सामने शेयर करूंगा। आपका वोटर भी, लेकिन जो आपको सुन रहे हैं वो इस वक्त क्या उम्मीद रखे कि एमक्यूएम सब कुछ देने जा रही है नून लीग को, या उम्मीद ये रखें कि हमारे दरमियान ये तय है कि हम एक दूसरे के सामने भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारी मफाहिमत जो है वो कौमी है, 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के लिए। उनकी बेजारी जो सियासत से है, सियासी अमल से है, उसको दूर करने के लिए बहुत संजीदा होकर अगली हुकूमत और अपोजिशन के जो चैलेंजेस हैं उसमें दोनों के दरमियान कैसे ताबुन हो सकता है, कैसे हुकूमत को गैर मुस्तहकम किए बगैर, सियासी जमहूरी अमल को गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे हुकूमत डिलीवर करेगी, कैसे अपोजिशन अपना रोल तय करेगी। हम तो उन मकासद पर बात कर रहे हैं। और लेकिन आपने अभी कहा कि एक दूसरे के सामने भी मुकाबला कर सकते हैं ना, तो इसके लिए मैंने कहा, यानी कि अभी तक कोई हतमी वैसे फैसला हुआ नहीं है इस अलायंस को अभी तक, वैसे हम खबरों की हद तक ही समझें। अभी तक ये इशू ही नहीं है, अभी तक ये चीज हमारे सामने ही नहीं है, अभी तक ये बात ही नहीं हुई है। ये तो आप ही लोग हमें पूछते हैं तो हम भी इधर उधर देखते हैं कि भाई कहाँ से इतला आ रही है आपके साथ। आपके जो मुज़ाकरात के जो पे दर पे जो ये दौर चल रहे हैं, जो राउंड चल रहे हैं, उसी से कोई ना कोई, और आपको पता है सोर्सेज भी जो है आप ही की जमातों से कोई ना कोई खबर जो है वहां से फ्लोट की जाती है, जो मीडिया तक मीडिया की जो है वो तमाम नजरों का जो है वो मरकज बनती है। बट डॉक्टर साहब ये भी समझाइए कि एमक्यूएम का जो वोटर है वो नून लीग को क्यों वोट देगा? वैसे देखिए ना, ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये बात आएगी जब ऐसा कोई अमल होने जाएगा, कोई सीट एडजस्टमेंट में ऐसी बात होगी और उस पर कोई अगर ऐसा फैसला होगा, ये तो उस वक्त की बात है ना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मीडिया को मैं निकालना चाहता हूँ इस सारी परेशानी से, मुश्किल से, कि आप बिल्कुल ईजी हो जाएं और रिलैक्स करें और कोई मतलब इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। और जब हमारी क़यादत के सामने ये इशू आएगा तो क़यादत इसमें कोई देर नहीं लगाई और दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, उनकी आला क़यादत और हमारी, कि हम जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का एहतराम करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे। हमारे दरमियान कोई भी सीट एडजस्टमेंट का मसला अव्वल तो है नहीं, अगर होगा भी और उस पर कोई भी फैसला होगा तो वो एक दूसरे को ना इरिटेट करेगा,
ना एक दूसरे से उसमें कोई इख्तलाफ और मुखालफत का पहलू है कि हमें एक बड़े एजेंडे के लिए काम करना है जिस पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। राइट, और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, बड़े मकसद के लिए काम करना है और पीपल्स पार्टी को बहरहाल टफ टाइम देना है, कराची में बिलखुसूस और सिंध में बिलउमूम। कैसे चैलेंज करेंगे डॉक्टर साहब? जरदारी साहब दूसरे साइड पर वो भी बड़े एडमेंट नजर आते हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी अगली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उसमें वो बड़े फेवरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं उनको। देखें, मीरपुर खास, सक्कर और नवाबशाह, वहाँ पर सूबाई असेंबली की सीटें रिवायती तौर पर हम जीतते रहे हैं। वहाँ दर्जी बिठाकर ऐसी हल्काबंदियाँ की गई माजी में कि जिससे हमारे हल्के मुतासर हुए, तीनों नशिस्तें हमारे हाथों से निकल गई। इस मरतबा हल्काबंदियों में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। तो अगर कौमी असेंबली की सीट पर उन हल्कों में हम PMLN को या GDA को फ़र्ज़ करें सपोर्ट करते हैं, मैं ये एक एजम्पशन आपके सामने रखता हूँ, तो वो हमें यकीनन सूबाई में सपोर्ट करेंगे। वहाँ ऐसे बाशऊर मेरे सिंधी बोलने वाले सिंधी भाई बहनें, बेटे और बेटियां हैं जो कि अब मुझे और GDA और PMLN को सिर्फ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं देना, अब पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक पूछेगा, भाई तुम 15 सालों से बिला शिरकत गैर सिर्फ दही सिंध का ही वोट नहीं ले रहे, बल्कि इस वोट की ताकत से तुमने कराची पर कब्जा कर लिया, कराची को कॉलोनी बना दिया, वहाँ के वसाइल पर 30,000 अरब का 15 सालों में बजट खर्च किया। कराची तो तुम्हारा सोतेला बेटा सोतेली बेटी है, लेकिन नवाबशाह, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और कश्मीर को तुमने क्या दिया 30,000 अरब में? 10,000 अरब रुपए की जमीनों की जो बंदर बांट की, तो 40,000 अरब रुपए के वसाइल थे इनके पास। तो अब तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का खून बेचने वालों से उनके अपने वोटर सवाल करेंगे। ये ठीक है कि उनके पास उतना मजबूत ऑप्शन अभी भी हम नहीं दे सके हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी ऑप्शन है वो उसकी तरफ इस मरतबा मुझे उम्मीद है जाएंगे। इस मरतबा दही सिंध से भी नताइज बड़े मुख्तलिफ होंगे। पीपल्स पार्टी जिस जोम में और जिस खुमार है उनको जिस चीज़ का, उन्होंने पैसे बहुत कमाए हैं, वो हर इलेक्शन में पैसे लगाते हैं, फिर 5 साल कमाते हैं, कई गुना कमाते हैं, उसका 2% ज़कात जो है वो फिर अगले इलेक्शन में खर्च करते हैं। वो ये करते हैं काम। पर डॉक्टर साहब अब आपकी बात से ये अखज़ किया जाए कि 15 साल का ये जो तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी सिंध में विराजमान थी, वो तसलसल टूटता हुआ अब दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं कि उनके वोटर भी उनसे सवाल करता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस बात कहे थे, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान, जिन्होंने कहा चाहे NA 242 का मामला हो या दीगर सीटों का नून लीग के साथ, अभी तक ये जो सीट एडजस्टमेंट और जो अलायंस की बात है इसमें कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने बहरहाल इससे मुतालिक जो खबरें थी उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की है, जो कि बहुत कुछ बता रहा है। नून लीग क्या नेगोशिएट कर रही है, ये इनकी पार्टी की कमेटी के लेवल तक तो डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। फारूक सत्तार साहब ने यहाँ तक कह दिया कि नून लीग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आमने सामने वाला मुकाबला हो, यानी कि हतमी फैसला और ये इत्तेहाद के हवाले से कोई ठोस बात नहीं की जा सकती। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।